मैं हूं आपका मेज़बान आमिर शौकत और आप देख रहे हैं प्रोग्राम किरदार के आईने में। हमारे सामने हज़ारों चेहरे, हज़ारों शख्सियत ऐसी होती हैं जो डेली बेसिस पे हमारे सामने से गुजरती हैं, लेकिन हर चेहरा, हर शख्सियत अपनी एक अलग पहचान रखती है। आए आज हमारे साथ एक नया किरदार मौजूद है, एक नई शख्सियत मौजूद है। उनसे जानते हैं बहुत सारी बातें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो ये कह लें मैं जानना चाहता हूँ, पाकिस्तान की आवाम जानना चाहती है, मौजूदा नाज़रीन जानना चाहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ज़िला बहावलनगर के जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग यूथ विंग के सदर भी हैं, 2012 से ऑनवर्ड वो भी सदर हैं, और उनके अलावा इनके पास जो एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो सोशल मीडिया हेड है मरियम नवाज, उन्हें डील कर रही हैं, एक सोशल मीडिया टीम है, उनके ज़िला भावनगर के हेड हैं। ये हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी रिजवान अरशद साहब। आइए उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। अमर भाई आप ठीक हैं? आपका शुक्रिया तशरीफ़ लाए। तो आज इनसे जानते हैं नाज़रीन इनकी निजी लाइफ। सर सबसे पहला मैं जानना चाहूँगा आपसे कि आपने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? मैंने इब्तदाई तालीम तो बहावलनगर से स्टार्ट की थी। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन बीकॉम जो है मैंने लाहौर से किया। फिर उसके बाद मैंने एलएलबी की इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर से। फिर मैंने एमए पोल साइंस किया और मैं वकील हूँ। 2010 से एडवोकेट हूँ। बतौर वकील मैं इधर बहावलनगर सेशन कोर्ट में मैं अपना काम कर रहा हूँ और 2014 में मैं बतौर एडवोकेट हाई कोर्ट इनरोल्ड हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। इसके अलावा मैं ये जानना चाहूँगा, आप एक लॉयर भी हैं, एक सियासी वर्कर भी हैं, एक सियासी रहनुमा भी हैं। आपको किन मुश्किलात से गुजरना पड़ा? क्या क्या मुश्किलात आई आपके करियर में जो आपको जिसे अचीव करने के बाद आप इस स्टेज पे पहुँचे? हाँ, सबसे पहले ये है कि क्योंकि मैं ज़रा अपर लेवल से नहीं आया, मैं मिडिल क्लास से हूँ। मैं पैराशूट जो है पैराशूटर लोग उनमें से नहीं हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की, मेहनत की। मैंने मतलब जब मैंने अपना कॉलेज दौर में स्टार्ट किया एमएसएफ से, तो हम उस वक़्त गलियों में खंभों पे खुद बैनर्स होते थे। उस वक़्त फ्लेक्स तो नहीं थी। बैनर्स वगैरह अपने हाथों से बांधते रहे, मेहनत की है। 99 से जब मार्शल आया, मुशर्रफ दौर जो है उसमें हम बड़े सोबतें बर्दाश्त की। उस वक़्त हमें अदारे जो हैं वो ख़ुसूसन पंजाब पुलिस, इनको हमने फ़ेस किया। तो बहुत सारे मसाइल आते हैं स्टार्टिंग के दिनों में, लेकिन ये है कि आप अगर मेहनत करते रहें, अपना जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है, अपना एक अज़म है, जज़्बे के साथ जब आप वो लगे रहते हैं, तो कहते हैं ना, जो मेहनत कभी रहेगा नहीं जाती, मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। बिल्कुल, हम जानना चाहेंगे आपसे मज़ीद ये कि आपकी ज़िंदगी का कोई खुशगवार ऐसा लम्हा जिसे आप देख के या याद करके या सोच के मुस्कुराते हों? वैसे तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन 2004 में जब एक आर्म्ड डिक्टेटर था पाकिस्तान में, तो उस वक़्त हमें गिरफ़्तार कर लिया गया। तो मुझे याद आके कभी-कभी हँसी भी आती है कि मैं उस वक़्त घर में सोया हुआ था सुबह अर्ली मॉर्निंग फ़जर के बाद, और 15-16 जो हैं पुलिस वैन डाले आए थे। तो मैं लॉन्ग निकर में था, तो मुझे उसी हालत में गिरफ़्तार कर लिया उन्होंने। मैंने उन्हें कहा मुझे चेंज करने दें, तो मेरे छोटे भाई को उन्होंने उस वक़्त तक पकड़ा कि आप वापस नहीं आएँगे। मैं फिर अंदर से चेंज करके आया, वापस थाने आया। वो कोई 2-3 दिन हमें उन्होंने अरेस्ट रखा उस दौर में। तो उस वक़्त थोड़ी-सी परेशानी हुई थी स्टार्टिंग में। बस ऐसी बहुत सारी और भी आती हैं, लेकिन चलें। बिल्कुल, जिस तरह आपने हमारे साथ शेयर किया अपनी ज़िंदगी का कोई ऐसा लम्हा जिसे आप देख के मुस्कुराते हो, तो मैं ये भी ज़रूर पूछना चाहूँगा कि कोई ज़िंदगी का ऐसा लम्हा जिसे देख के या सोच के या महसूस करके आपको तकलीफ़ होती हो, जो आप फ़ील करते होंगे ये ठीक नहीं हुआ, एक इंतहाई तकलीफ़दा कह लें या तकलीफ़दा लम्हा आपकी लाइफ़ में आया हो? हाँ, उस वक़्त है जब मैं टीनेजर था, अभी मतलब इतनी हाव-भाव नहीं थी। तो जब मियाँ साहब को, क्योंकि उस वक़्त हमने ताज़े-ताज़े एटमी धमाके किए और बड़ी खुशी हुई हमें, क्या बात है, हमने इंडिया के ख़िलाफ़ की थी। आप यकीन करें उस वक़्त इतना जज़्बा था कि इंडिया की फ़िल्में, इंडिया के वीसीआर वग़ैरह तब होते थे, वो सब हमने तोड़ दिए थे बड़े जोश जज़्बे में मियाँ साहब की। और जब देखा कि वेरी नेक्स्ट ईयर 99 में उन्हें इक़्तिदार से अलहदा किया, उस वक़्त बड़ी तकलीफ़ हुई। वो लम्हा जो अब भी याद आता है ना, तो बहुत बड़ी तकलीफ़ होती है कि हमारे मुल्क में जो है ना, सही तरीके से काम नहीं करने देते। ये नहीं होना चाहिए। सर आपने अभी पॉलिटिशियंस की बात कर रहे थे, आपने सियासत पे बात कर रहे हैं, तो मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि आपका जो एक पॉलिटिशियन करियर था वो कब शुरू हुआ, और आप एक सियासी तौर पे आपने मुस्लिम लीग नून ही को क्यों ही सिलेक्ट किया, वहीं से क्यों सियासत शुरू की, उसकी रीज़न्स क्या थी? असल में ये हुआ कि जब मैंने होश सँभाली ना,
96-97 के करीब। उस वक़्त मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ इलेक्शन लड़ रहे थे, मुस्लिम लीग नून इलेक्शन लड़ रही थी। मुस्लिम लीग थी उस वक़्त, नून नहीं थी। तो मेरे वालिद साहब 97 में मेंबर खिदमत कमेटी बने बहावल नगर से। तो मुस्लिम लीग से ही मैंने परवान इसलिए किया क्योंकि मेरे घर में मुस्लिम लीग की बात होती थी, मियाँ नवाज़ शरीफ की बात होती थी कि वो मुहिब्बुल वतन है, वो पाकिस्तान को वो डिलीवर करेगा। तो उस हवाले से जब मैंने होश संभाला तो मुस्लिम लीग नून ही की बातें होती रही हैं। तो क्योंकि वालिद से मुंतकिल हुई है नून लीग, तो यानी पैदाइशी मुस्लिम लीग ही था। तो उस वक्त से ऑन बोर्ड अब तक मैं मुस्लिम लीग नून में ही हूँ। जिस तरह अभी आप बता रहे थे, बात कर रहे थे कि सियासी तौर पे आप एक ख़ानदानी सियासतदान भी कह लें, एक सियासी रहनुमा हैं, आपके पेरेंट्स, आपके वालिदैन भी सियासत में थे। आपको आपके वालिद साहब के नाम का कितना अज मिला, कितना फ़ायदा मिला आपको? मेरे वालिद साहब 2002 में नायब नाज़िम मुंतखब हुए बहावल नगर सिटी से। उसके बाद अब भी PMLN सिटी काउंसलर हैं। जब ये ख़त्म हुई बलदियाती इदारे, उस वक्त भी काउंसलर थे, 2-3 दफ़ा काउंसलर रह चुके हैं। एक बड़े दरख्त के नीचे अपने आप को परवान चढ़ाना वैसे तो मुश्किल होता है, लेकिन मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मुझे पहचान बहुत जल्दी मिल गई। जो मुस्लिम लीग के हमारे इधर थे या उनके मुखालफिन जमातों के जो थे, उन सब को पता था ये चौधरी अरशद का बेटा है। मुझे उनसे फ़ायदा बहुत हुआ और हमेशा फ़ायदा हो। वालिदैन का तो आपको पता हमेशा ही फ़ायदा रहता है, और मुझे अपने वालिद से बहुत ज़्यादा सीखने को मिला। मेरे वालिद के नाम की वजह से मेरी पहचान जल्दी हुई, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। टीन एज में आपको पता है बंदे के सोर्स कम होते हैं, तो मेरे वालिद साहब ने वो मेरी जो अखराजात थे सब उन्होंने बर्दाश्त किए। अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी सेहत दें, माशाल्लाह अब भी वो बर्दाश्त करते हैं, अब भी वो खुश होते हैं मुझे सियासत में देख के। आप प्रोफेशनली तौर पे तो एक लॉयर हैं। जी। ये एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा कि अगर आप एक लॉयर ना होते तो क्या होते? आपकी क्या प्लानिंग्स थी? फिर आप लॉयर बने या फर्स्ट डे से ही आप इस चीज़ पे प्लान कर रहे थे, सोच रहे थे कि मैं एक लॉयर बनूँ? अगर आप लॉयर ना बनते तो आप क्या होते? ये है कि मैंने सिर्फ़ ये सोचा हुआ था कि मैंने गवर्नमेंट जॉब नहीं करनी। अगर मैं लॉयर ना होता तो फिर हमारा कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस है, उसे डील कर रहा होता या कोई कारोबार कर रहा होता। तो ये क्योंकि बड़ा मेरे लिए ऑनर है कि मैं एक वकील हूँ, इस मुल्क को बनाया भी एक वकील ने है, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। इसका जो ख्वाब देखा था अल्लामा इकबाल ने इस पाकिस्तान का, वो भी एक वकील था। तो मुझे बड़ी बड़ी खुशी है इस ऑनर की। अगर ना होता तो फिर मैं कोई बिज़नेसमैन होता। अभी आपने बात की कि आप लॉयर हैं, ये पाकिस्तान भी एक लॉयर की एक मेहनत का नतीजा है। तो मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा, अवामी राय है, लोगों का अक्सर कहना है कि अगर वकील झूठ ना बोले तो काम नहीं चलता। आप इस चीज़ को किस नज़र से देखती हैं? आपकी क्या राय है इस हवाले से? असल में ये लोगों का जो कॉन्सेप्ट है ना कि वकील झूठ बोलता है, ये गलत है। असल में आप खुद लोग झूठ बोलते हैं। उसका मैं आपको बताता हूँ, आप नाराज़ ना होंगे मेरे व्यूअर्स जो भी देखते हैं, क्योंकि जब एक बंदा घर से निकलता है ना, मैं क्रिमिनल साइड से बात करता हूँ, तो वो घर से निकलता है तो वो अपने सारे फैक्ट्स झूठ बोल के ले आता है, थाने में दरख्वास्त देता है, एप्लीकेशन देता है। मतलब वो उसका नुकसान हुआ है 10,000 का, तो वो आके लिखाएगा जी मेरा नुकसान 30,000 का हो गया। वो आके कहेगा जी मेरे मोबाइल ये एक था वो नोकिया का मोबाइल चोरी होगा, वो सैमसंग लिखाएगा। मतलब वो जो चीज़ें बढ़ा चढ़ा के करते हैं। वहाँ से थाने से एप्लीकेशन के बाद फिर जब आती है बारी कोर्ट कचहरी की, तो फिर हम तो आ जाए सेकंड मरले में, और हम अपने क्लाइंट की बात को देखते हैं। वो क्या कह रहा है, वो क्या करना चाह रहा है, हम उसे देखते हैं। हम ये नहीं देखते मतलब वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है, वो बिल्कुल सच बोल रहा है। हमें जो हमारे पास एप्लीकेशन आती है या एक FIR रजिस्टर्ड होकर आती, हम उसके ही ताबे चलते हैं। हमने कोई क्रॉस एग्जामिनेशन करनी है विटनेसेस पे, या हमने उस केस को प्लीड करना है, उसकी बेल मूव करनी है, 22 की रिट करनी है, तो हमने जो कवायद आप लोग बताते हैं उसके ताबे हम चलते हैं। हम आपकी बात से बाहर नहीं चलते। तो हम आपको ऐसे काउंसलिंग करते हैं, आपने जो फैक्ट्स बताए हैं हम उस पर ही काम चलते हैं। तो ये अवाम पे है, अगर वो हमें सच बताएगी तो हम सच पे काम करेंगे, या जो रादर वो जैसे बताती है फिर उस हिसाब से वो सच है या झूठ है। आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया इस चीज़ को कि एक लॉयर जो झूठ नहीं बोलता तो तभी काम चलता है। मैं साथ साथ ये भी आपका जो एक पॉलिटिशियंस थे, आप एक सियासी वर्कर्स थे, करियर था, आप एक सोशल मीडिया के पाकिस्तान मतलब यूथ विंग, पाकिस्तान मुस्लिम लीग यूथ विंग के भावनगर के सदर भी हैं, सोशल मीडिया हेड भी हैं। अगर आपको कभी मौका मिले कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग में आप अपने आप को किस पोस्ट पे देखना चाहते हैं और उसमें क्या क्या रिफॉर्म्स लेके आना चाहते हैं? काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो करने वाली हैं।
और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो वक्त के साथ साथ वो हमें पता चलती हैं कि ये ऐसा होना चाहिए, मतलब सेहत जो है रिफॉर्म जो होने चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में हमारी पिछली जो साबका गवर्नमेंट गई है पीएमएलएन की, उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। मतलब आप देख लें, इस वक्त कोरोना की वबा है, तो कोरोना का तमाम पाकिस्तान का टेस्ट लाहौर फ्रांस से हो रहा है, जो मियां मोहम्मद शबाशी में मलाई है, PKLI बनाई है। हमारे जितने नए 52 के करीब जो हेल्थ जो है सेक्टर्स नए तमीर हुए हैं, खुसूसन भावलनगर में आप देख लें, यहाँ पर जदीद हमारा हॉस्पिटल हुआ है। यहाँ PKLI की है एक ब्रांच है। यहाँ अपना थैलीसीमिया के काम हो रहा है। तो इसमें अभी और मज़ीद काम होना चाहिए था। जैसे अभी वेंटिलेटर्स हमारे पास बहुत कम थे, वो अभी हम खुद माशाल्लाह इंशाल्लाह बनाएंगे, पाकिस्तान खुद भी बनाएगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, एजुकेशन में है, रोड्स मैप होने चाहिए। तो अगर अल्लाह ताला ने मुझे कभी इज़्ज़त दी तो क्योंकि मैं लॉयर हूँ, तो इस शोबे से मेरा ताल्लुकात है, तो मैं चाहूँगा कि इसमें रिफ़ॉर्म्स आएँ, लोगों को आसान जो है इंसाफ मिले, आसानियाँ हों, खुसूसन कानून के मतलब जो हैं, जो रिफ़ॉर्म्स हैं, उसमें इंशाअल्लाह ताला मैं, अगर मुझे अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी तो मैं बिल्कुल करूँ। ज़बरदस्त। रिजवान साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आप एक लॉयर हैं, एक सियासी वर्कर्स हैं। क्या किसी भी नौजवान के लिए ये मौके अभी भी मुयस्सर हैं कि वो थोड़ी सी मेहनत करे और वो एक डिस्ट्रिक्ट हेड बन जाए या वो एक लॉयर बन जाए या किसी भी अच्छी पोस्ट पे चला जाए? आप क्या समझते हैं कि अभी नौजवानों में या जो अभी एक करंट सिचुएशन है, इसमें आप लोगों को समझते हैं कि आपकी जगह देखिए, आप 2012 से तकरीबन 2020 तक 8 साल हो गए, आप एक यूथ विंग के सदर हैं। क्या आप समझते हैं कि ऐसे नौजवान मौजूद हैं जो फिलफोर्स थोड़ी सी मेहनत के बावजूद करने के साथ ही वो जो एक हेड बन जाएँ या सोशल मीडिया टीम हेड बन जाएँ? आप समझते हैं ऐसे नौजवान मौजूद हैं? हाँ जी, असल में मैं बताऊँ कि मैंने आपको बताया 97-98 से ही मैं अपना कर रहा हूँ। फिर कॉलेज में गया हूँ, मैं वहाँ MSF का प्रेसिडेंट रहा हूँ 3-4 साल। ये मुझे जो डेज़िग्नेशन जो मिला, जिसे मैं नोटिफ़ाइड कहता हूँ, वो 2012 में मुझे मिला है यूथ विंग की तरफ से। अब चौधरी काशिफ नवाज़ रंधावा साहब हैं फैसलाबाद से, वो हमारे पंजाब के प्रेसिडेंट हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर आपको ये मकसद होता है ना कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, तो आप मेहनत करते हैं तो आप डॉक्टर बन जाते हैं। आपका जिस शोबे में आपका लगन, आपकी मेहनत होगी, तो वो जब आप उसे कंटिन्यूसली करते रहेंगे, तो एक वक्त आएगा अल्लाह ताला भी आपकी इमदाद करेगा कि ये आपकी मेहनत का फल जो है रहेगा नहीं जाएगा। तो मेरी नौजवानों से ये गुजारिश है कि जिस शोबे में भी जाएँ, वकालत में आएँ, डॉक्टर बने या सियासतदान बने, आप अपनी मेहनत, हार्ड वर्किंग जारी रखें। एक न एक दिन ज़रूर आएगा कि जो आप चाहते हो, जो आपका टारगेट है, वो अचीव होगा इंशाल्लाह। अभी बात की जिस तरह हमने नौजवानों की, सियासत की, लॉयर्स आपकी प्रोफेशनल की, तो मैं ये भी जानना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों की राय है कि 2018 वाला इलेक्शन था जो टोटली धांधली थी, उसमें ये सिलेक्टेड वज़ीर आज़म था, ये अल्फाज कहे जा रहे हैं लोगों में, इवंस के ये पार्लियामेंट में भी डिस्कस हो रही है चीज़ें। तो आप एक सियासी कारकुन की हैसियत से ज़िला भावनगर में होने वाले जो इलेक्शंस हैं या ओवरऑल पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुआ, आप क्या समझते हैं, इसे किस तनाजुर से देखते हैं, क्या राय है आपकी इस हवाले से? ये वैसे तो ज़द-ए-आम है ये बातें कि रिगिंग इलेक्शन था। इलेक्शन जो है पहले बनाया जाता है या बनाए गए हैं, अदारों ने बनाए हैं। तो ये तो अब ढकी-छुपी बात नहीं रह गई। अब देख लें, जो इलेक्शन कमीशन में PTI गई हुई है, इसके वो हलके थे, तो वहाँ से आया था 52,000 के करीब जो हैं निशानात, जो है थंब के है या वो मोहर थे, उनकी कोई तस्दीक नहीं है। ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन वो स्टे ऑर्डर पे चले गए हैं। फॉरेन फंडिंग केस में PTI इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में गई हुई है, तो स्टे वाले मैटर में चले जाते हैं। तो ये सारा इलेक्शन जो है ना, जो इसको बस आपको क्या बताएं, बनाया गया था। तो ये जैसे अवाम की तर्जमानी, जैसे अवाम चाहती थी, वो वैसी वो हुकूमत नहीं है। तो ये सिलेक्टेड है और सिलेक्टेड ही रहेगी। अभी आपने बात की पाकिस्तान मुस्लिम लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, कि वो एक लोगों की एक राय है कि चलें जी वो सिलेक्टेड है या वो धांधली ज़्यादा हैं। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आपके जो पार्टी हेड हैं, जनाब मियां नवाज शरीफ साहब हैं या शहबाज शरीफ साहब हैं, वो बीमारी की हालत में लंदन में मौजूद हैं। बहुत सारी अभी कुछ दिन पहले ही जो करंट सिचुएशन है, सोशल मीडिया पे एक तस्वीर वायरल हुई, वो कॉफ़ी पीते हुए दिखाया गया एक कैफ़े पे। तो क्या आप समझते हैं कि वो अदालत से एक बीमारी की स्टे पे गए थे या एक रिक्वेस्ट पे गए थे कि मैं बीमार हूँ, मुझे इलाज करवाने जाना है, और अभी तक वापस नहीं आया, उनकी करंट सिचुएशन पे आप इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं, क्या राय देना चाहेंगे इस हवाले से? देखें, जब ये रिपोर्ट्स आई हैं, तो ये रिपोर्ट्स पंजाब गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स हैं।
और इनकी वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद साहिबा जो भी हैं, इन्होंने ये रिपोर्ट्स बनाई हैं। ये कोई हमने नहीं बनाई या कोई हमारे अदारे ने नहीं बनाई, ना हमारी पंजाब में गवर्नमेंट थी। तो इन रिपोर्ट्स को इनके डॉक्टर्स ने, इनके हॉस्पिटल्स जो हैं, ये सारे इन डॉक्टर्स ने बनाई थी, इनकी हेल्थ मिनिस्टर ने बनाई थी। इवन जो सिलेक्टेड वज़ीर आज़म है, इसने भी आकर कौम से ये ख़िताब किया था कि ये जो रिपोर्ट्स हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की, ये मैं ज़ाती तौर पर मैंने चेक की है, तो ये वाकई बीमार हैं और इनका जो इलाज है वो पाकिस्तान में अवेल नहीं है। तो वो इन्हीं की इजाज़त से गए हैं, इन्होंने ही रिपोर्ट दी हैं। या तो ये कहते हैं कि ये वो इत्तेफाक की थी या शरीफ मेडिकल कम्प्लेक्स की रिपोर्ट थी, तो हम आपकी ये बात मान लें। और सबसे मज़े की जो बात ये है ना कि ये जो लोग थे, ये किराए के जो तर्जुमान हैं, आ जाते हैं दूसरे दिन आके, मैं हंसता हूँ उन पे। वो कहते हैं कि जी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म हो गई। आप ये देख रहे हैं, पिछले दिनों उन्होंने मुँह से एक अल्फाज तक नहीं कहा, उन्होंने जस्ट एक तस्वीर लीक हुई है चाय पीने की, और ऐसा सोशल मीडिया पर और मीडिया पर तमाशा बन गया है कि जो लोग कहते थे कि मियां साहब की सियासत ख़त्म होगी, वो उसकी एक तस्वीर से इतना डरते हैं। अभी जब वो ज़ुबान खोलेंगे, अभी जब वो ख़िताब करेंगे, जब वो आवाम के साथ, आवाम में होंगे, तो अब तब जज्बा क्या होगा। तब ये मीडिया चैनल तो अब सुबह से शाम तक आप पूरे प्रोग्राम में देखें, अगर मियां नवाज शरीफ का नाम अगर निकाल दें तो कोई एक सिंगल प्रोग्राम नहीं हो सकता इस वक्त पाकिस्तान में। नवाज शरीफ के नाम से शुरू होता है और नवाज शरीफ के नाम से एंड होता है। नवाज शरीफ की तस्वीर आ जाए, नवाज शरीफ कहीं उठ रहा है, नवाज शरीफ वर्जिश कर रहा है, नवाज शरीफ मेडिसिन ले रहा है, नवाज शरीफ की रिपोर्ट आ गई है, नवाज शरीफ की जो कुछ भी है, अब आजकल सब कुछ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के नाम से। आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग के एक जाले हैं, आपके बात करने का अंदाज़ महसूस होता है कि मतलब अवबख्त है काफ़ी। मैं एक चीज़ ये जानना चाहूँगा, अभी करंट सिचुएशन में कुछ दिन पहले एक वाक़या हुआ जिन्हें पाकिस्तान के मीडिया ने भी हाईलाइट नहीं किया, जिसमें सबसे बड़ा इशू था कि मलक रियाज साहब की बेटी ने अदाकारा उज़मा खान है उनके घर जाके उन्हें मारा, या एक वीडियो शूट की उनकी, उन पे ऑयल गिराया कि आग लगा देंगे। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में ऐसा ला मौजूद है कि जो एक ताकतवर लोगों को सज़ा देगा या उन्हें कानून के कटहरे में लेके आएगा? आप इस सारे मामले को कैसे देखते हैं? इवन ये भी कहा जा रहा है कि मलक रियाज साहब और अदाकारा उज़मा के दरमियान एक डील हो गई है जिसकी वजह से उनकी बेटियां बाहर चली गई हैं। आप इस सारे मामले को कैसे देखते हैं? देखिए, ये अनफॉर्चुनेटली गलत हुआ ये मैटर दोनों तरफ से ही, और इसके ख़िलाफ़ बाकायदा एक FIR लॉन्च हुई है और उस FIR में अभी चालान होंगे, लोग कोर्ट में जाएंगे। तो क्योंकि ये मामला पेंडिंग है, हुआ गलत है, अभी मामला पेंडिंग है, तो ये कोर्ट बेहतर फैसला करेगी। एक FIR हो चुकी है, अब दोनों पार्टीज़ अपना अपना मौक़िफ़ बताएंगी, कौन सच है या कौन झूठ है। ये हमने तस्वीर का एक रुख देखा है मूवी में, अब कौन गलत है या कौन सही, ये तो कोर्ट फैसला करेगी। आप एक लॉयर हैं, ये भी जानना चाहूँगा, पाकिस्तान में कोरोना के पेश नज़र जो सूरत हाल बनी हुई है, पाकिस्तान एक पैनिक सिचुएशन से गुजर है, डेली बेसिस पे बहुत सारी अमवात हो रही हैं। तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने फर्स्ट डे ये अनाउंस किया कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। उसके रीज़न्स है कि लोग भूख से मर जाएंगे, लेकिन दूसरी साइड पे सुबह, क्योंकि 18वीं तरमीम के तहत सुबह जितने भी सूबे हैं पाकिस्तान के वो खुद मुख्तियार हैं, उन्होंने फैसला किया कि लॉकडाउन होना चाहिए। तो इस सारे तनाज़ुर में आप कैसे देखते हैं लॉकडाउन के सिलसिले को? क्योंकि इमरान खान साहब ये कहते हैं कि अवाम भूखी मर जाएगी अगर लॉकडाउन नहीं करते, तो कोरोना के पेश नज़र बहुत सारी जो एक पैनिक सिचुएशन है मज़ीद ज़्यादा क्रिएट हो जाएगी। आप इस मामले को कैसे देखते हैं? इस वक्त वैसे तो सूरत हाल बड़ी अलार्मिंग है और मुझे बड़ा अफसोस है, लेकिन क्योंकि हुकूमत की नीति नहीं है कोई, इन्हें कोई पता ही नहीं है करना क्या है, इनका प्लान ही नहीं था। और इन्हें तो यकीन करें, इन्हें ये पता ही नहीं था कि किसी वक्त इनको गवर्नमेंट भी करेंगे ये, क्योंकि सिलेक्टेड है ना, इनकी टीम है ना, इनके पास एक वज़ीर को हटाते हैं फिर लगा देते हैं। एक असद उमर साहब इनके पास कहते थे हमारा PTA का दिमाग है, 4-5 दफ़ा तो उन्हें चेंज कर चुके हैं। अब बात ये है, अगर लॉकडाउन लगाना था तो लॉकडाउन लगाने से पहले इक़दाम करने चाहिए थे। अब चीनी चोर, आटा चोर सब इसमें शामिल हैं। या तो आवाम को उनके घर तक ये तमाम सहूलतें मिलती, आटा चीनी बग़ैर किसी रुकावट से इनको मिलती, तब तो ये लॉकडाउन बहुत ज़बरदस्त है और लॉकडाउन होना भी चाहिए। लेकिन इनमें जैसे खुसरो मुख्तियार साहब हैं, उन्हें लॉलीपॉप दिया गया, ये जनूबी पंजाब का साथ वो सारे लोटे साहब शामिल करके उन्हें वज़ीर बना दिया गया। जब उसका आटा चोर में आया तो उसे जैसे एक होता है ना, अगली क्लास को इन्होंने बगैर इम्तिहानात के प्रमोट कर दिया गया। अब वो इस वजारत से इतनी ही करप्शन कर सकता था जितनी वो इसने की। अब उसकी रिपोर्ट आ गई है, अब बजाय उसको कि उसको सज़ा मिलती, उसे एक नई वजारत दे देगी कि अब आप यहाँ से कर लें, यहाँ तक आपका बहुत हो गया। अब चीनी चोर को देख लें, वो अब उसकी रिपोर्ट आई है लेकिन वो ऐसे दब गई है, उसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं है। अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को सज़ा तो तब ये दी थी, करप्शन तो नहीं साबित हुई थी, सिर्फ ये हुई थी कि अपने बेटे से जो है इसने तनख्वाह नहीं ली।
अब जो ये इतना फ्रॉड आपके सामने आया, इनकी अपनी हुकूमत है, इन्होंने रिपोर्ट देकर अपने आप को सिर्फ क्रेडिट लेने की कोशिश की है। हाँ, हमें आवाम को, आपको, मुझे ये बताएं इसमें ये मुलव्वस थे, तो इन लोगों के ख़िलाफ़ हमने ये कार्रवाई की है, तो इस इतना जो इनसे पैसा है वापस लेकर पाकिस्तान को ला दिया, ये आपको और मेरे काम आएगा। ये कुछ भी नहीं है सिवाय सिर्फ ये एक क्रेडिट लेने के, और कुछ नहीं। आपने बात की जिस तरह अभी शुगर माफिया की या आटा माफिया या जो भी जितने भी पाकिस्तान में जो सारे मामला हुए हैं, पाकिस्तान से बनने से लेके अब तक जो भी है, जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग हो, पाकिस्तान मुस्लिम काफ हो, अभी आप बात कर लें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पार्लियामेंटेरियंस की, तो ये सारी जमातों ने इतने 72 सालों में कभी भी ऐसा नहीं किया कि कोई रिपोर्ट पब्लिश की हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस मामले को या इस मौक़िफ़ को आप किस तरीके से देखते हैं कि उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश कर दी है लोगों के सामने? ये नाम तो आए चलें, पहले पाकिस्तान बनने से अब तक तो कोई नाम भी नहीं बाहर आता था, अब नाम सामने आया। इस हवाले से क्या कहेंगे? साथ हमें ये भी बताएं कि उसी रिपोर्ट में हमजा शहबाज साहब का नाम है, तो एक साइड पे शहबाज शरीफ उस रिपोर्ट को मुस्तरद कर रहे हैं, साथ अगर आप एक्स जो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जनाब शाहिद खकान अब्बासी साहब हैं, उनका एक वो बयान सुने तो वो भी कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट ठीक नहीं है, हमजा शहबाज साहब भी कह रहे हैं, तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं ठीक है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं ठीक नहीं है। ये दोनों सियासी पार्टी, आप इस सारे मामला को कैसे देखते हैं, क्या राय है? पहले सबसे ये है कि ये बार बार आकर ये टीवी पर कहा जाता है कि पिछले 60 साल या 70 साल में हुकूमत इनकी रही, या पिछले 30 साल से मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत रही, तो ये गलत है। हमारे जो हैं तकरीबन 55-60 साल तो उनकी हुकूमत है, जिनकी अब भी हुकूमत है, जो हमेशा से हुक्मरान रहे हैं पाकिस्तान के। हाँ, सियासी गवर्नमेंट की बात करें तो वो चंद, मतलब मियाँ साहब को 2.5 साल कभी मिले हैं, कभी 3.25 साल मिले हैं। इसी तरीके से बेनज़ीर 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रही, उनको भी कभी 13 माह, कभी 27 माह, कभी 28 माह। हाँ, ये, लेकिन उससे सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी भी गवर्नमेंट मियाँ नवाज शरीफ की रही, इस गवर्नमेंट में आप जितने भी आपके मनसूबा जात हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो तख्तियाँ लगी हैं वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के नाम से हैं। मोटरवे से लेकर जिसे ये जंगलाबाज कहते हैं, मेट्रो हैं, ये खुद भी कार्रवाई कर रहे हैं। अब हम पंजाब में 3 बना चुके हैं, और 10 साल में जो ये इनकी गवर्नमेंट है KPK में एक भी नहीं बना सकी। कोई एक मेगा प्रोजेक्ट बता दें इस गवर्नमेंट का, ये सिर्फ जो कहते हैं ना, बस चोट चोट कह के बस उनको बदनाम कर दो, और इन्होंने करना कुछ भी नहीं है। जो पाकिस्तान के लिए बेहतर था वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ था, जिन्होंने इस पाकिस्तान को बनाया है। अब ग्वादर देख लें, CPEC देख लें, मोटरवे देख लें, हॉस्पिटल देख लें, दानिश स्कूल देख लें, यूनिवर्सिटीज़ देख लें, जितने मेगा प्रोजेक्ट होंगे आपको उन पे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की ही सख्ती नज़र आएगी, इनकी नहीं नज़र आएगी। आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगा, जो अभी करंट सिचुएशन है, कोरोना की वजह से पैनिक सिचुएशन थी, लॉकडाउन वाला मामला, फिर रिपोर्ट पब्लिश होना, ये सारे मामले मिक्सअप हो गए हैं। अभी गवर्नमेंट भी किसी प्लेटफॉर्म पे नज़र नहीं आ रही। अगर आप कह लें कि जो हमेशा से अपोजिशन में बैठते हैं वो पार्टी में नज़र नहीं आ रही, तो इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को क्या ऐसा करना चाहिए कि अवामी जो सूरत हाल वो बेहतर हो जाए, एक जो पैनिक सिचुएशन है वो ख़त्म हो जाए और मुश्किलात से निकल के हम बेहतरी की जानब चले जाएँ? बात यह है कि आज से पहले जितनी भी हुकूमत रही हैं, चाहे वो डिक्टेटर्स की थी या चाहे वो सियासी गवर्नमेंट थी, जब भी कोई पाकिस्तान पे या किसी एक सूबे पे मसला आता था, तमाम जमातें मिलकर आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होती थी, उसमें मुशावरत ली जाती है। अब बात यह है कि जिनके पास आप खुद कहते हैं कि ज़्यादा एक्सपीरियंस है आपकी निस्बत, आप उनको ऑन बोर्ड लें, आप उनसे रहनुमाई लें। हमारे बहुत सारे हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, शाहिद खकान अब्बासी है, गिलानी साहब हैं, वज़ीर आज़म रहे हैं, इतने लोग हैं अभी हमारे मुल्क में। उनसे आप बैठें, उनके साथ मिलकर बात करें। आपने सिर्फ ये नहीं करना कि नैब के नोटिस आ जाएँ, जो टीवी पे बोलता है उसको नैब का नोटिस आ जाता है। आप इन सियासी मामलात को सियासी ही लोगों का हल करेंगे। आप इनके साथ बैठें, आल पार्टी कॉन्फ्रेंस करें, इनसे तजावीज़ लें, इनसे मशवरे लें, इनके पास एक टीम है, वो आपको बेहतर जो आपकी रहनुमाई करेगी। हाँ, अलबत्ता ये है कि आप मेडिकली थोड़ा सा इसको अपना इम्प्रूव करें। आप अभी हॉस्पिटल में चल जाएँ, आपको कोई दवाई नहीं मिलेगी, हर चीज़ आपको बाहर से मिलेगी। आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान में डेली 120 अरब रुपए चोरी होता था। मैं कहता हूँ इन 18-19 माह में 120 अरब जो इन्होंने बचाया है, जो कहते हैं, वो कहाँ है? अब जो इतना फ़ंड आ रहा है वो कहाँ गया? अब 81-71 पर मैसेज करें आपको पैसे मिलेंगे, वो कहाँ गए? जो बाहर के मुल्क से पैसे आ रहे हैं वो कहाँ हैं?
कोई एक तो चीज़ बताए ना हमें लगी। अब ये जो 12,000 कफ़ालत प्रोग्राम दिया है, इसको सिर्फ चेंज किया है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के नाम से। 3 माह की वो रुकी हुई थी पेमेंट्स, वो सारी इकट्ठी करके 1-1 हज़ार पर मंथ इस गवर्नमेंट में साथ मिला के 12,000 उन लोगों को दिया है जो ऑलरेडी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से ले रहे हैं। किसी एक बंदा पाकिस्तान में ऐसा नहीं होगा जो कहेगा मुझे इन लॉकडाउन में जो जो जिसके लिए वो टाइगर फोर्स बनाई गई थी और पता नहीं क्या-क्या बनाया गया था, उसे मिला हो। मैं कहता हूँ ये मुमकिन नहीं है, पाकिस्तान में कोई ऐसा बंदा आपको नहीं मिलेगा। अभी जिस तरह आपने बात की सारे मामलात में, आपने नैब का भी जिक्र किया, मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन हुआ है जिसमें ये कहा गया है, बल्कि ये मीडिया पे भी बात आम है कि नैब से तमाम इख्तियारात जो हैं वो वापस ले लिए गए हैं। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? नैब से कोई इख्तियारात अभी तक वापस नहीं लिए गए, ये एक सिर्फ इन्होंने समरी भेजी थी। हाँ, जो सबसे मज़ेदार काम किया है केपीके में इन्होंने, इनकी गवर्नमेंट में, वो ये किया कि वहाँ नैब ही ख़त्म कर दी। नैब ना है, ना किसी को नोटिस है, जो मर्ज़ी करप्शन करी जाए। 120 अरब की जो मेट्रो इन्होंने अभी तक जो खड्डे बना दिए हैं, उसके ख़िलाफ़ कोई केस नहीं है। अगर है तो वो पंजाब में और इसमें है, जिसमें सबको ये करते हैं, सिर्फ़ एक ब्लैकमेलिंग के लिए ये रखा हुआ है। ये एक डिक्टेटर ने बनाया था 2002 में। मेरी नज़र में इसे ख़त्म कर देना चाहिए, ये किसी काम का नहीं है। अब इस चेयरमैन साहब की ईमानदारी के तो आप खुद सर से पाँव तक सब ने पाकिस्तान ने देखी हुई है। जब इसका कोई इतना इखलाक नहीं है, इतनी इसमें इखलाकी जुर्रत होती, तो वो ये रिज़ाइन कर देता, इस वीडियो को फ़ेक बनाता या बताता ये फ़ेक है, तब दोबारा अपनी आप पे जो खुद जो नहीं है इस लेवल का, आप उस अदारे से क्या कह सकते हैं? बिल्कुल, अभी यूँ ही अभी नाज़रीन ये जानना चाहते हैं, मैं बल्कि आपसे ये कहूँगा कि आप किरदार के आईना प्रोग्राम में या इस प्लेटफ़ॉर्म से पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट भावनगर या जितने भी नौजवान हैं, उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं ये पैगाम देता हूँ कि आप अपने जिस भी शोबे में आप जाना चाहें, उसमें आपने मेहनत करनी है और मेहनत भी ईमानदारी से करनी है। वो कोई शोबा है, कारोबार है, बिज़नेस है, आपकी एजुकेशन है, जिस शोबे में आप जाएँ, आप ईमानदारी से काम करें और इंशाअल्लाह ताला ये जो लोग मेहनत करते हैं, ये एक ना एक दिन इसका फल ज़रूर पाएँगे। ये मेरा वादा भी है और मुझे इस बात का यकीन भी है। अगर मैं एक वर्कर लेवल से यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो इसमें मेरी लक के साथ कह लें कि मेरी मेहनत भी है, मैंने मेहनत की है और एक ही जगह पर पत्थर अच्छा लगता है, तो एक जगह पे ही रहें और एक जगह पे ही रह के अपनी मेहनत करें। बाकी मेहनत के बाद जो है इसका फल है, ये अपने रब के सुपुर्द कर दें, तो वो आपको कभी मायूस नहीं करेगा। सर, प्रोग्राम के लास्ट में मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमें जॉइन किया। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे चौधरी रिज़वान अरशद साहब, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं, एक पुराने सियासी रहनुमा, एक सियासी वर्कर भी हैं, उनका प्रोफेशनल वो एक लॉयर हैं। तो मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगा इसी प्रोग्राम के तवस्सुत से ये कि अभी आप जो कोरोना की सूरत-ए-हाल बनी हुई है, पाकिस्तान में पैनिक सिचुएशन है, अब घरों में रहें, महफूज़ रहें। इंशाअल्लाह अब मुलाकात होगी एक नेक्स्ट नए किरदार के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।